बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम CNSA का 13th लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह। अब एक आधे लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने हर लेक्चर को सिर्फ एक बार शेयर किया होता मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ लोगों को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लेते। तो लेकिन चूँकि नज़र आता है कि रोज़ाना एक या दो लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, मीनिंग देयर बाय यूट्यूब चैनल को कि आप लोग इस चीज़ को रूटीन की बात समझते हैं कि सर का तो काम है कहना, ठीक है। तो ये आप खुद देखें कि किस हद तक आप मेरी बात पे अमल करते हैं। और मेरे पार्ट पे सिर्फ ये होता है कि मैक्सिमम नॉलेज जो है वो हर शख्स को जो है पहुँचे। 13th लेक्चर को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो देख होप कि आप लोग इंडेक्स बना रहे हैं। मेरे पास तो ये बना बनाया इंडेक्स है, ठीक है। मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। आपने अपना इंडेक्स साथ के साथ बनाना है और बार बार उसको रिपीट करना है, पढ़ना है, उसके ऊपर अपनी ग्रिप जो है वो करनी है, ठीक है। आज हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन पढ़ना है, ठीक है। बैनुल अक़वामी जो है वो तावन वो पढ़ना है। तो इंशाल्लाह लेंथी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको एक या दो लेक्चर में, एक या दो वीडियोस में हम लोग जो है इसको जो है वो कवर करें। तो इसका जो पहला सबसे सेक्शन है वो है अथॉरिटी टू मेक एन एक्ट ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट रिक्वेस्ट। कि कौन है, यानी फॉरेन एक है स्टेट, फॉरेन स्टेट यानी बाहर का मुल्क है, और एक हमारा मुल्क पाकिस्तान है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट से मुराद ये है कि एक दूसरे को कहना कि भाई तुम मेरे केस में मेरी हेल्प करो, और इधर से ये कहना कि तुम मेरे केस में हेल्प करो। वो रिक्वेस्ट कैसे मूव होंगी, वो रिक्वेस्ट क्या क्या होंगी, वो सेक्शन 56 के बाद आगे सारे वही सेक्शंस है, ठीक है, उनकी डिटेल है। तो अथॉरिटी कौन होगी जो कि म्यूचुअल रिक्वेस्ट जो है वो कर सकेगी, ठीक है। अथॉरिटी टू मेक यानी जो दूसरी फॉरेन स्टेट को क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, एंड एक्ट जो उसकी रिक्वेस्ट पे अमल करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करूं। बिस्मिल्लाह। Authority to make and act on mutual legal assistance requests. This chapter is subject to any treaty arrangement and understanding with foreign states to which Pakistan may from time to time be party. ठीक है। ये वो कहता है कि अगर ड्रग कंट्रोल, ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट किसी दो मुल्कों की, पाकिस्तान की और उस मुल्क की कोई ट्रीटी है, कोई कन्वेंशन है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है, तो उस सूरत में वो कन्वेंशन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो प्रवेल करेंगी। इस सेक्शन की या ये जो चैप्टर है ये प्रवेल नहीं करेगा। And nothing in this chapter shall be taken to limit the nature or extent of assistance which Pakistan may otherwise lawfully given to or receive from foreign state। और ना ही जो पाकिस्तान इस एक्ट से हटके लीगली तौर पे किसी लॉ के तहत किसी मुल्क से असिस्टेंस ले सकता है या उसको दे सकता है, वो जो एक लीगल रेमेडी है उसको भी ये चैप्टर जो है वो किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं समझ आई तो आप उर्दू वाला भी साथ में पढ़ें, तो आपको पूरी जो है वो समझ आ जाएगी। होप कि आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं कि जो जैसा कि हमने ऊपर टाइटल में पढ़ा था, अथॉरिटी टू मेक एंड एक्ट, तो वो अथॉरिटी कौन सी है? द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है। द फेडरल गवर्नमेंट में, ठीक है, मेक रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन स्टेट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन एनी इन्वेस्टिगेशन, कमेंस और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान रिलेटिंग टू द ऑफेंस कमिटेड और सस्पेक्टेड और रीजनेबल ग्राउंड टू हैव बीन कमिटेड अंडर चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट। चैप्टर 2 क्या था? पनिशमेंट्स के बारे में था। तो पहला जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटी है जो किसी फॉरेन स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये कह सकती है कि भाई कोई जो ऑफेंस हुआ है उसके बारे में
जो है वो जो है हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बाबत जो है, या अदरवाइज हम आपसे क्या चाहते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस चाहते हैं। तो ये क्या है, जो एक सबसेक्शन ये क्या है कि कोई ऑफेंस हो गया है और उस ऑफेंस के बारे में पाकिस्तान बाहर, मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ ऑफेंस हुआ है और उस बंदे ने यहाँ पे नारकोटिक अब्यूज के थ्रू जो एसेट्स बनाए हैं वो बाहर के मुल्क में है। अब वो एसेट्स क्या होने हैं, 4 फीट होने हैं, पहले फ्रीज होंगे फिर 4 फीट होंगे। अब वो इंटरनेशनल कॉपरेशन, वो फॉरेन स्टेट जहाँ पे वो एसेट्स हैं, उसकी लीगल असिस्टेंस के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट मूव कर सकती है उनको कि हमारे पास ये केस मौजूद है, उसमें ये बंदा जो है, इसके एसेट्स हैं आपके पास, तो आप हमें इसमें जो है वो लीगल असिस्टेंस दें, हम उसके वो जो है उसको फ्रीज करना चाहते हैं, 4 फीट करना चाहते हैं। बी क्या है, grant or postpone in whole or in part similar request from foreign state on such terms and condition as is think fit। ठीक है, जैसा कि ऊपर फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती थी, वो कहता है बी में, ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऊपर क्लास ए में खुद रिक्वेस्ट की है, वो किसी फॉरेन स्टेट की भी ऐसी ही रिक्वेस्ट को क्या कर सकती है, तस्लीम कर सकती है या पोस्टपोन कर सकती है। ठीक है, जैसा कि वो फेडरल गवर्नमेंट मुनासिब समझे। तो होप कि आपको समझ आ गई। तीसरा क्या है, पोस्टपोन का मतलब क्या है, वक्ती तौर पे उसको डिले कर देना। रिफ्यूज इन होल और इन पार्ट सच रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉरेन स्टेट ऑन द ग्राउंड दैट ग्रांट द रिक्वेस्ट वुड लाइक टू प्रेजुडिस द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड अदर एसेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और तीसरी जो क्लास सी है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिफ्यूज कर सकती है इस बुनियाद पे कि ये हमारी जो मुल्की सालमियत है या हाकमियत है ये उसके खिलाफ है, लिहाजा हम आपकी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, टर्न डाउन करते हैं। तो बच्चों, क्या आपको समझ आई कि जो सबसेक्शन 1 था उसमें तो सिंपल ये बताया गया था कि जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 8, ये किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के ताबे है, वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, सब सेक्शन 2 में हमने ये पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी मुल्क से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट कर भी सकती है और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो भी मान सकती है और उसकी रिक्वेस्ट का इनकार भी कर सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं सब सेक्शन 3। रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑफ फॉरेन स्टेट फॉर द असिस्टेंस रेफर्ड टू इन सब सेक्शन शैल बी मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और एन ऑफिसर authorized by the federal government, and request for any other form of international assistance in investigations or proceeding relating to criminal matter may be made by any person authorized by the federal government। वो कहता है ये जो मैटर लिख रही है ना, ये ऊपर सब सेक्शन 2 में, इसकी रिक्वेस्ट तो फेडरल गवर्नमेंट ही मूव करेगी दूसरे मुल्क को, लेकिन अगर इसके अलावा कोई असिस्टेंस चाहिए जो कि इसमें नहीं लिखी हुई, उसके लिए कोई भी फेडरल गवर्नमेंट भी और कोई भी उसकी तरफ से ऑथराइज बंदा जो है वो दूसरे कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डायरेक्ट कह सकता है कि आप हमें क्या करें, असिस्ट करें। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन 57 पे। ठीक है, अब ये उसी के एक्सप्लेनेशन है। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, 56 को 57 से इस तरह लिंक करें, ये है ना, द फेडरल गवर्नमेंट में मेक रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। अब इसी की आगे वजाहत चलेगी कहां पे, नीचे प्रोसीजर लिखा हुआ है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट रिक्वेस्ट बाय पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट की रिक्वेस्ट करनी है तो उसका वो क्या रिक्वेस्ट हो सकती है। ठीक है, वो म्यूचुअल लीगल, द फेडरल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 56 में रिक्वेस्ट द फॉरेन स्टेट, कि वो फॉरेन स्टेट को क्या रिक्वेस्ट कर सकता है,
टू हैव एविडेंस टेकन और डॉक्यूमेंट और आर्टिकल प्रोड्यूस, कि कोई शहादत कलमबंद करनी है या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है या कोई आर्टिकल पेश करना है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट या वो पर्सन ऑथोराइज जो है वो क्या कर सकता है, कि वो फॉरेन स्टेट को जो है वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, अब एक बात देखें कि ये वो पावर्स हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की। अच्छा, obtain and execute search warrant or other lawful instrument authorizing a search for thing relevant to investigation proceeding in Pakistan believed to be located in that state and if found seize them। अच्छा, फिर पाकिस्तान की तरफ से एक रिक्वेस्ट की जा सकती है दूसरे मुल्क को कि कोई भी सर्च वारंट जो है या जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि क्या किया जाए, वो रेलिवेंट जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मुकम्मल किया जा सके। और फिर ये भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि उस सर्च वारंट की सूरत में अगर कोई आर्टिकल या कोई ड्रग जो है वो रिकवर होती है तो उसको सीज भी किया जाए। ये रिक्वेस्ट कर रही है फेडरल गवर्नमेंट या ऑथोराइज ऑफिसर, किसको, फॉरेन स्टेट को। ठीक है, freeze assert the subject of actions or order under subsection 2 by whatever processes are lawfully available in that state to the extent to which the assets are believed on reasonable ground to be located in the state। वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट की जा सकती है उस मुल्क से कि भाई सेक्शन 37 के मुताबिक आपके पास इसके एसेट्स हैं तो उसको फ्रीज करें। ठीक है, ये इसमें है। ठीक है, confiscate article to the subject of order under subsection 30 and forfeit assets under section 39 to the extent which articles are the case में भी are believed to be located। फिर इसी तरह सेक्शन 33 के मुताबिक जो है उससे कहा जा सकता है कि वो जो आर्टिकल फ्रीज हुए हैं उनको कन्फिस्केट किया जाए, या सेक्शन 39 के मुताबिक जो है उसके एसेट जो है वो फोरफिट किया जाए। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। बेसिकली जो हम पीछे चीज़ें पढ़ के आई हैं ये उसी के बारे में रिक्वेस्ट लिख दी गई हैं जो कि फॉरेन स्टेट किसको, फेडरल गवर्नमेंट किसको कर सकती है, फॉरेन स्टेट को। Transmit to Pakistan any such evidence, document, thing, article, assist or proceed realized from the disposal of such article or asset। Even पाकिस्तान ये भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि उस मुल्क से कोई शहादत, डॉक्यूमेंट, चीज़, आर्टिकल या कोई जो उसने भेज दिए हैं आर्टिकल, उसके जो पैसे हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाएं, पाकिस्तान में। उन्होंने मानना है नहीं मानना, लॉ मौजूद है। ठीक है, ट्रांसफर इन कस्टडी टू पाकिस्तान ए पर्सन डिटेन इन फॉरेन स्टेट हुज कंसेंट टू असिस्ट पाकिस्तान इन द रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग। तो फिर उस मुल्क से ये भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि हमें मुलजिम जो है वो आपके मुल्क में बैठा है, जिसका केस यहाँ चल रहा है, उसकी कस्टडी को आप इधर क्या करें, ट्रांसफ़र करें। तो बच्चों सेक्शन 56 में हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। ठीक है, और जो सेक्शन 57 है वो उसको एक्सप्लेन करता है कि वो म्यूचुअल रिक्वेस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। सेक्शन 56 बात करता है कि म्यूचुअल रिक्वेस्ट असिस्टेंट की रिक्वेस्ट कौन करेगा, और सेक्शन 57 बताता है कि पाकिस्तान जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट करेगा वो रिक्वेस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। वो हो सकती हैं कि प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जाए, प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जाए, प्रॉपर्टी को फोरफिट किया जाए, सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया जाए, किसी बंदे को अरेस्ट किया जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, 57 में तो ये पढ़ा ना हमने, क्या पढ़ा हमने कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट क्या हो सकती है दूसरे कंट्री को। अब 58 में पढ़ रहे हैं कि जो फॉरेन कंट्री है उसकी क्या रिक्वेस्ट हो सकती है हमारे कंट्री को। ठीक है, और उसका प्रोसीजर क्या होगा।
Foreign request for assistance. The federal government may authorize the giving of mutual legal assistance to foreign state of any kind, similar to specified in Section 15 investing governments are present instituted in such state. लो उसने बड़ा ही प्रिसाइज किया, उसने कहा 57 के मुताबिक जो रिक्वेस्ट फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है फॉरेन स्टेट को, सेक्शन 58 सब सेक्शन 1 कहता है वही रिक्वेस्ट जो है वो फॉरेन स्टेट्स कर सकती हैं फेडरल गवर्नमेंट को। सब सेक्शन 2 कहता है सच रिक्वेस्ट shall give the name of the authority concerned with the criminal matter to which the request relates। तो वो जो फॉरेन स्टेट से रिक्वेस्ट आएगी वो उस अथॉरिटी का नाम बताएंगे जो कि उस क्रिमिनल मैटर को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जिसको फेडरल गवर्नमेंट आगे कह सके कि आप इस रिक्वेस्ट को इंटरटेन करें। सच रिक्वेस्ट शैल गिव अ डिस्क्रिप्शन Such request shall give a description of the nature of criminal matter and a statement setting out a summary of the relevant facts and the law। फिर उधर से जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें उस क्रिमिनल मैटर की डिटेल होगी कि कौन सा जुर्म हुआ है, ठीक है, उसके फैक्ट्स होंगे और फिर वो मसलन वो एफआईआर होगी, जो इन्वेस्टिगेशन हुई होगी वो होगी, जो रेलेवेंट लॉ होगा उनका जिसके तहत वो इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, वो सारी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर फॉरेन स्टेट की तरफ से जो रिक्वेस्ट आएगी, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द रिक्वेस्ट एंड द नेचर ऑफ द असिस्टेंस बीइंग सॉट। फिर वो जो रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट में ये भी लिखा होगा कि जो आपने रिक्वेस्ट की है उसका मकसद क्या है और आप किस किस्म की फेडरल गवर्नमेंट से असिस्टेंस जो है वो चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद डी क्या है, इन द केस ऑफ आ रिक्वेस्ट to freeze or forfeit assets believed in reasonable control located and give detail of the offense, particulars of investigation proceeding commence in respect of the and be accompanied by a copy of an freezing or forfeit order of the court। हाँ, अब अगर फॉरेन स्टेट की रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है मुलजम की उसको फ्रीज करें या फोरफीट करें, अगर ऐसी रिक्वेस्ट है फॉरेन स्टेट की तो फॉरेन स्टेट को वो जुर्म जिसके तहत उन्होंने वो जिस जुर्म में वो एसेट को फोरफीट या फ्रीज करना चाहते हैं वो उसकी डिटेल, उस ऑफेंस के पार्टिकुलर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सके कि वाकई जो वो ऑफेंस हुआ है उससे ये एसेट्स पाकिस्तान में जो मौजूद हैं क्या ये इंटरलिंक्ड हैं या नहीं हैं, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट के साथ उस कोर्ट का फ्रीजिंग या फोरफीट का ऑर्डर भी पेश करेंगे जिसकी वो इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, ठीक है। यह give detail of any procedures that the foreign state wishes to be followed by Pakistan in giving effect to the request, particularly in case of request to take evidence। फिर वो फॉरेन स्टेट जो पाकिस्तान में किसी रिक्वेस्ट पे अमल करवाना चाहती है वो अपना वो प्रोसीजर भी देगी जिसके मुताबिक वो उस रिक्वेस्ट पे अमल चाहती है। खुसूसन अगर वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाना चाहती है तो वो अपना प्रोसीजर बताएगी जिसके मुताबिक वो एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होना है। Contain a statement setting out any wish of the foreign state concerning and confidentiality relating to the request and the reason for those wishes, ठीक है। फिर इसके अलावा जो उधर से रिक्वेस्ट आएगी उसमें वो जो फॉरेन स्टेट होगी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की बाबत अगर उसकी कोई रिक्वेस्ट है कि इसको खुफिया रखा जाए तो वो भी उसके बारे में भी स्टेटमेंट होगी और फिर उसको खुफिया रखने की जो वजह होगी वो भी उस स्टेटमेंट के अंदर क्या किया होगा, लिखा होगा, ठीक है। गिव डिटेल ऑफ द पीरियड विच द फॉरेन स्टेट विशेस रिक्वेस्ट टू बी कंप्लाइड विद, जितने अरसे में वो उस रिक्वेस्ट पे अमल दरामद करवाना चाहती है फॉरेन स्टेट वो भी लिखेगी। State where applicable the ground for believing that the relevant assets are thing to be traced, frozen or seized are located in Pakistan। फिर वो क्या करेगी, वो ग्राउंड्स भी बताएगी जिसकी बुनियाद पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सके,
कि बिलीव कर सके को जो रेलिवेंट एसेट्स हैं उनको ट्रेस किया जाए, उनको फ्रीज किया जाए, सीज किया जाए। ठीक है, तो वो वाले फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस भी वो देंगे, वो स्टेटमेंट देंगे जहां से इधर वाली कोर्ट या इधर वाली कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो उनको ट्रेस कर सके एसेट्स को। contain any other information that may assist in giving effect to the request, और दीगर फैक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि इधर वाली अथॉरिटी को उस रिक्वेस्ट पे अमल करने में मदद दे सकें। Our request may be accepted after consultation, notwithstanding that the request as originally made does not comply with the subsection 2। अच्छा, वो कहते हैं कि वो एक रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है आफ्टर कंसल्टेशन, इस चीज से कतई नजर कि वो जो रिक्वेस्ट थी वो सब सेक्शन 2 जो दिया है, जो उसका एक स्कोप दिया है, वो क्या क्या पार्टिकुलर्स देंगे, अगर वो पार्टिकुलर्स नहीं भी हैं तो भी उस रिक्वेस्ट को जो है वो क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनली जो रिक्वेस्ट बनी उसमें सब सेक्शन 2 वाले पार्टिकुलर्स नहीं थे, लेकिन अगर लेटर ऑन वो पार्टिकुलर्स दे दिए जाते हैं कंसल्टेशन के बाद तो फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जा सकती है। हो के आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। 56 में हमने ये पढ़ा कि कौन फॉरेन स्टेट से रिक्वेस्ट करेगा और कौन फॉरेन स्टेट की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर हमने 57 में ये पढ़ा कि अगर वो रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने फिर हमने ये पढ़ा कि अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करनी है तो वो रिक्वेस्ट क्या क्या हो सकती हैं। और फिर हमने उसके बाद ये पढ़ा 58 में कि फॉरेन स्टेट भी उसी तरह रिक्वेस्ट कर सकती है जैसे 57 के मुताबिक के तहत पाकिस्तान जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन 58 में ये बात भी आ गई कि कौन कौन से पार्टिकुलर्स हैं जो कि फॉरेन रिक्वेस्ट के साथ जो है वो लगे होंगे ताकि उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो क्या किया जा सके, अमल किया जाए। अब 59 है, वो कहता है फॉरेन रिक्वेस्ट फॉरेन एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर और अ सर्च वारंट, यानी फॉरेन रिक्वेस्ट आई है कि भाई एविडेंस इकट्ठा करो या एक सर्च वारंट जो है उसको एग्जीक्यूट करो, तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force where the federal government approve a request of a foreign state pursuant to section 60 to obtain evidence in Pakistan or be able to give by person believed to be in Pakistan, the Director General or officer may apply to the High Court for। लो बच्चों, अब वो जो पीछे हम वो रिक्वेस्टें पढ़ के आए हैं, आगे उन रिक्वेस्टों पे अमल ऊपर जो अमल दरामद होना है उसका प्रोसीजर शुरू हो गया है सेक्शन 59 में। यानी हमने पिछले सेक्शन में 57 में ये पढ़ा कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट रखता है फाइनल स्टेट को, 58 में पढ़ा कि फॉरेन स्टेट रिक्वेस्ट कर सकती है पाकिस्तान को, 59 कहता है कि अगर पाकिस्तान ने फॉरेन स्टेट की जो रिक्वेस्ट है उसको मान लिया है, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट क्या है कि शहादत कलमबंद हो, एविडेंस इकट्ठा किया जाए पाकिस्तान में या किसी बंदे की एविडेंस जो है वो उससे उसका बयान वगैरह लिखा जाए, तो फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, जो डीजी है या जो ऑथोराइज पर्सन है वो हाई कोर्ट पहुंचेगा और हाई कोर्ट को अप्लाई करेगा आ सर्च वारंट एन एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर कि जी मुझे सर्च वारंट दें, ये रिक्वेस्ट आई थी, ये फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट मान चुकी है, अब आप सर्च वारंट जो है वो जारी करें या शहादत इकट्ठी करने की इजाजत दें। केस उधर चल रहा है, ठीक है। अब हाई कोर्ट क्या कहेगी, द हाई कोर्ट टू विच एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन में, लो जी एक एप्लीकेशन दी जाएगी हाई कोर्ट में,
ठीक है। द हाई कोर्ट टू विच एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 मे इशू एन एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर और ए सर्च वारंट अंडर दिस सबसेक्शन वेयर इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट। अब हाई कोर्ट ने किन ग्राउंड्स के ऊपर ऑर्डर करना है, ठीक है, that an offence has been committed or is suspected on reasonable ground to have been committed against the law of the requesting state which if committed in Pakistan would have constituted an offence under this act। तो जी ये कहता है कि सबसे पहली जो चीज हाई कोर्ट ने देखनी है इजाजत देने से पहले सर्च वारंट की या एविडेंस इकट्ठा करने की, कि उन्होंने देखना है क्या उस मुल्क का जो कानून है उसके मुताबिक वो ऑफेंस था। अगर हाँ तो फिर ये देखना है कि क्या इस पाकिस्तान के सीएनएसए के मुताबिक भी वो ऑफेंस है या नहीं है। अगर है तो फिर उनकी रिक्वेस्ट पे कोर्ट सर्च वारंट या गैदरिंग ऑर्डर जो है वो जारी कर देगी। दूसरा क्या है, दैट एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ द फॉरेन ऑफेंस or information that would reveal the whereabouts of a person who is suspected of committing the offence is likely to be found in a building respectable और प्लेस इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जो चीज है वो क्या होगी, वो हाई कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाई है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि एविडेंस ऑफ द के वो जो फॉरेन स्टेट में जो ऑफेंस हुआ है उसका एविडेंस या उसकी जो इन्फॉर्मेशन रिवील द वेयर अबाउट अ पर्सन, वहां से पता चलता है किसी शख्स के वेयर अबाउट्स, कौन सा शख्स जो कि जिसने उधर ऑफेंस किया है और जो कि पाकिस्तान में क्या है मौजूद है, कि वो देखेंगे कि क्या जो उधर ऑफेंस हुआ है इधर वाले बंदे को वो कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत ही वो है कन्फ्यूजन तो आप प्लीज़ जो उर्दू में है प्लीज़ उसको पढ़ लें तो आपका मसला जो है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। हम कौन सा सेक्शन लो है ही उल्टा, मैं इसको क्या पढ़ूं, चलो खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, in the case of an application for such it would not in all the same be more appropriate to grant an evidence gathering order। ठीक है, फिर जो है इट वुड नॉट बी इन ऑल बी मोर अप्रोप्रिएट टू ग्रांट एंड एविडेंस गैदरिंग, कि अगर उसकी रिक्वेस्ट जो है वो है सर्च वारंट जारी करें तो कोर्ट ने ये देखना है कि क्या वो जो एविडेंस गैदरिंग का ऑर्डर है वो मोर अप्रोप्रिएट है या सर्च वारंट है। तो सर्च वारंट उस वक्त जारी किया जाएगा जब कोर्ट को लगे कि उसके बगैर जो है वो एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बल्कि जो सर्च वारंट है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, an evidence gathering order shall provide for the manner in which the evidence to be obtained in order to give proper effect to the foreign request unless prohibited under the law of Pakistan and in turn may require any person named thereto। लो जी, जो एविडेंस गैदरिंग का ऑर्डर मांगा जा रहा है उसमें मैकेनिज्म भी बताया जाएगा कि वो एविडेंस कैसे इकट्ठा करना है। ठीक है, ताकि उस फॉरेन रिक्वेस्ट पे अमल किया जा सके। और फिर ये भी देखना है कि जो वो मैनर बता रहे हैं एविडेंस का, क्या वो पाकिस्तानी लॉ के तहत प्रोहिबिटेड तो नहीं है। फिर मे रिक्वेस्ट एनी पर्सन, ठीक है, मेक एंड रिकॉर्ड, यानी हाई कोर्ट क्या करेगी, शैल प्रोवाइड फर्दर वो जो एविडेंस गैदरिंग का ऑर्डर होगा उसके थ्रू क्या किया जा सकता है, किसी भी शख्स को रिक्वेस्ट की जा सकती है क्या, या किसी भी बंदे को पाबंद किया जा सकता है कि मेक अ रिकॉर्ड फ्रॉम डाटा और मेक अ कॉपी ऑफ अ रिकॉर्ड, कि वो रिकॉर्ड डाटा जो है वहाँ से रिकॉर्ड जो है वो बनाए और उसकी कॉपी या उसकी एक कॉपी तैयार करे। अटेंड कोर्ट टू गिव एविडेंस ऑन ओथ और अदरवाइज अंटिल एक्सक्यूज, या वो कोर्ट में पेश होके एविडेंस दे ऑन ओथ। ठीक है,
या प्रोड्यूस टू द हाई कोर्ट और टू एनी पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द हाई एनीथिंग इंक्लूडिंग एनी रिकॉर्ड और कॉपी देयर को, या हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पेश करे या जिसको हाई कोर्ट कहे उसके सामने वो रिकॉर्ड क्या करे, पेश करे। ये किस में लिखा होगा, ये एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर में लिखा होगा। फिर एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर में इंक्लूड एनी सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द हाई कोर्ट कंसीडर्स डिजायरेबल इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन नेम देयर इन आर थर्ड पर्सन। फिर हाई कोर्ट जो है वो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख सकती है जो वो मुनासिब समझे, जो कि उस आदमी के इंटरेस्ट को या किसी थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट को जो है उससे मुतल्लिका हो, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। Subsection 4 है, a person named in the evidence gathering order may refuse to answer a question to or to produce a record or thing where the refusal is based on a law in force in Pakistan। वो आदमी जिसको पाबंद किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से शहादत देने के लिए, वो इनकार कर सकता है किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से या कोई रिकॉर्ड पेश करने से, किस बुनियाद पे कि वो पाकिस्तानी लॉ के तहत जो है वो पाबंद नहीं है कि वो जवाब दे या वो रिकॉर्ड पेश करे, या a privilege recognized in foreign state that made the request, या उस फॉरेन लॉ के तहत उसको वो क्वेश्चन या वो रिकॉर्ड का जो ऑर्डर है वो उसके लिए एक प्रिविलेज हो, ठीक है, और उस पर बाइंडिंग ना हो, या a law enforced in foreign that would render the answering of that question the production record thing by person in own jurisdiction and offense, या उस फॉरेन स्टेट के लॉ के मुताबिक उस क्वेश्चन का जवाब या वो रिकॉर्ड का पेश करना इट सेल्फ एक ऑफेंस हो, तो उस सूरत में भी वो बंदा जो है वो क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 5 है, where a person refuses to answer a question or to produce a record or thing under subsection 4, the High Court shall report the matter to the federal government, which shall notify to the foreign state accordingly and request it to provide a written statement on whether the person's refusal was well founded under the law of the foreign state। अब जब वो रिफ्यूज कर देगा किसी क्वेश्चन का जवाब देने से या जो वो चीज है उसको पेश करने से, तो हाई कोर्ट आगाह करेगी फेडरल गवर्नमेंट राब्ता करेगी फॉरेन स्टेट से, और फॉरेन स्टेट जो है वो एक रिटन स्टेटमेंट करेगी दाखिल, जिसमें वो इस चीज को जस्टिफाई करेगी कि वो आंसर देने का पाबंद है या वो चीज पेश करने का पाबंद है। A written statement received by the federal government from the foreign state in response to the request under subsection 5 shall, notwithstanding anything contained in Qanun Shahadat, be admissible in evidence gathering proceeding and be determinative of whether the person's refusal is well founded under the foreign law। अच्छा, वो जो रिटन स्टेटमेंट होगी बाहर से आएगी वो एडमिसिबल होगी, एविडेंस में पढ़ी जा सकती होगी इसकी चीज से कतई नजर के कानून शहादत के मुताबिक वो पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती, और फिर ये भी उस रिटन स्टेटमेंट से देखा जाएगा कि क्या वो शख्स जिसने रिफ्यूज किया है क्वेश्चन का जवाब देने से या कोई चीज पेश करने से, क्या वो जस्टिफाई था या नहीं था। A person who without reasonable excuse refuses to comply with the lawful order of the High Court made or who having a refused and contained refuse not in evidence to the fact that the refusal is not well founded commit a contempt of court। और जो जानबूझ के जवाब नहीं देगा या चीज पेश नहीं करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। The High Court may issue a warrant for arrest of a person named in evidence where it is satisfied that the person did not attend or remain in attendance as requested or is about to abscond and was personally served with the order। जब हाई कोर्ट को लगे कि ये बंदा जो है इसने जानबूझ के कोर्ट में पेश नहीं हुआ या ये भागने लगा है या इसकी पर्सनल सर्विस होगी ये फिर भी नहीं आया, तो फिर हाई कोर्ट उसके वारंट जारी कर सकती है कि इसको पकड़ के लाओ।
A person arrested in pursuance of warrant issued under subsection 8 shall be forced with brought before the High Court to ensure compliance with the order made under and the court may order that the person be detained in custody or released on recognizance with or without surety. अरेस्टेड बंदे को हाई कोर्ट लाया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि अदालत के ऑर्डर पे अमल करो, किसी सवाल का जवाब दे दो या वो चीज पेश कर दो, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जब तक ये अमल नहीं करता ये कस्टडी में रहेगा। अब जो सर्च वारंट है जो कि इशू करने हैं हाई कोर्ट ने, shall be issued in accordance with the provision of CRPC, shall specify a time and when the High Court will hear and representations from any person from whom a record or thing is seized pursuant to the word before any order is made to send it to the foreign state। और फिर उसमें उस वारंट में ये भी लिखा होगा, टाइम और डेट होगी जब हाई कोर्ट जो है वो कंसर्न बंदे को जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव को सुनेगा, ठीक है, जिसकी तरफ से जो है वो जो है फ्रॉम होम वो रिकॉर्ड या वो चीज जो है उसको क्या कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है, ठीक है, इससे पहले कि वो फॉरेन स्टेट को भेजा जाए, ठीक है। यानी वारंट में लिखा होगा कि भाई अगर तुम्हारा कोई आर्टिकल सीज हो गया है तो फॉरेन स्टेट को पहले भेजने से पहले इस डेट को मेरे पास पेश होके बहस कर लो, अपना कंसर्न बता दो, उसके बाद मैंने ये ऑर्डर करना है कि ये फॉरेन स्टेट को आर्टिकल जाना है या नहीं जाना। may include such terms and conditions as are considered designed including relating to the time or manner of its execution। उस सर्च वारंट में लिखा होगा कि वो कब एग्जीक्यूट होगा वारंट और उसका मोड क्या होगा एग्जीक्यूशन का। person executing a search warrant issued under subsection 2 may seize anything that he believe on reasonable will afford evidence or of obtained or used or is intended to be used in commission of offense। वही जो हम पहले पढ़ सकते हैं कि जो शख्स उस वारंट को सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो कोई आर्टिकल कोई थिंग उसको सीज कर सकता है अगर वो लगे कि ये ऑफेंस से रिलेटेड है, and shall at least 5 days before the time of hearing consider execution file in the High Court a written report concerning the execution of the warrant including a description of the record or thing seized। और फिर वो क्या करेगा कि वो हाई कोर्ट में जो दूसरे फरीक को सुनने के लिए जो एक वारंट में डेट लिखी हुई है, जो अगली डेट फिक्स है, उस डेट से पहले 5 डेज पहले तक वो क्या करेगा कि एक रिपोर्ट जो है एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, और अगर उसने कोई रिकॉर्ड या चीज सीज की है तो उसके बारे में रिपोर्ट वहां पे क्या करवाएगा, वो जमा करवा देगा। तो 5 डेज वाला भी एक टेबल आप डेज का बना रहे हैं तो उसको प्लीज अपडेट करें। सबसेक्शन 12 है कि अब क्या हुआ कि वो उसने रिपोर्ट जमा करवा दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो एक डेट फिक्स की थी कंसर्न लोगों को सुनने के लिए, उस डेट के ऊपर क्या हुआ, एट द हियरिंग टू कंसीडर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट द हाई कोर्ट आफ्टर कंसीडरिंग एनी रिप्रेजेंटेटिव मेड बाय डीजी और एन ऑफिसर और एनी पर्सन फ्रॉम होम और रिकॉर्ड और थिंग वाज सीज, या जिसने वो रिकॉर्ड सीज किया है उसको pursuant to warrant and any person who claim to have interest in the record or thing, और वो शख्स जो उसमें इंटरेस्ट रखता है उसको सुनने के बाद क्या करेगी हाई कोर्ट, ऑर्डर दैट द रिकॉर्ड और थिंग टू बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम हूम इट वाज सीज, कि वापस कर दो वो चीज, और द पर्सन लॉफुली इंटाइटल्ड टू इट्स पोजेशन, या वो बंदा लॉफुली उसको रखने का इंटाइटल्ड है, if satisfied that the warrant was not executed according to its terms and that it would be in the public interest। so जब कोर्ट को लगे कि वारंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ जब कोर्ट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ वापस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कोर्ट वापस कर सकती है वो सीज आर्टिकल, ठीक है, लॉफुली वो बंदे को जो कि उसको रखने का हकदार है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो वारंट सही एग्जीक्यूट नहीं हुआ या पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करता है कि वो चीज़ वापस कर दी जाए। In any other case ordered that the record is sent to foreign state
और नहीं तो वो कहेगी कि भेज दो इसको फॉरेन स्टेट में, क्योंकि वो रिक्वेस्ट के ऊपर सर्च वारंट जारी हुआ ना। रिक्वेस्ट आई, फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया उस रिक्वेस्ट को लेके फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लेके गई। एप्लीकेशन में ये कहा कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। हाई कोर्ट ने उसमें सर्च वारंट को जारी करते वक्त या एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर के वक्त उसमें सारे पार्टिकुलर्स लिखे और ये भी लिखा कि अगर कोई बंदा कोई आर्टिकल सीज होता है और उसमें इंटरेस्टेड है तो वो इस डेट पे आके मुझसे बात करे कोर्ट में। और साथ में वो उसको भी पाबंद कर दिया कि वो उस डेट से पहले पहले अपनी रिपोर्ट 5 दिन पहले अपनी रिपोर्ट अदालत में क्या करवा दे, जमा करवा दे। ठीक है। अब जब कोर्ट में वो पार्टी आ गई, इंटरेस्टेड पार्टी आ गई, तो गवर्नमेंट को और पार्टी को सुनने के बाद या तो सेक्शन सब सेक्शन 12 क्लास ए के तहत कोर्ट वापस कर देगा वो सीज आर्टिकल, या 12 के तहत बी के तहत क्या करेगा कि वो किसको भेज देगा, उसको फॉरेन स्टेट को, एंड इंक्लूड इन ऑर्डर सच टर्म्स एंड कंडीशंस, और ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ताकि रिक्वेस्ट पे अमल हो सके, विद रिस्पेक्ट टू द प्रिजर्वेशन एंड रिटर्न टू पाकिस्तान ऑफ एनी रिकॉर्ड और थिंग सीज्ड। ठीक है। या उस फॉरेन स्टेट को वो जो है वो क्या करेगा, वो भेजेगा किस मकसद के लिए, ताकि वो जो रिकॉर्ड या वो जो चीज़ सीज है वो प्रिजर्व, वो क्या हो सके कि उसको पाकिस्तान में वो जो है वो वापस आ सके। यानी वो हाई कोर्ट जो है वो अपने ऑर्डर में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेगा ताकि वो जो चीज़ है, वो जो आर्टिकल है, एक तो वो प्रिजर्व हो जाए, महफूज रहे, और फिर इंश्योर हो सके कि वो पाकिस्तान में वापस आएगा बाद में। फिलहाल तो रिक्वेस्ट पे जा रहा है, तो इस बाबत जो कोर्ट को मुनासिब समझे उनको कोई जमानतनामे का ऑर्डर कर दे, कोई सिक्योरिटी का ऑर्डर कर दे, ताकि वो जो वक्ती तौर पे वो जो सीज आर्टिकल है वो जा रहा है उसकी पाकिस्तान में वापसी भी यकीनी हो। विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी, यहाँ तीसरी पार्टी का राइट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। No order, record or thing seized and order to be sent to a foreign state shall be sent until the DG is satisfied that the foreign state has agreed to comply with terms and conditions imposed in respect of the sending abroad of the record। जो हाई कोर्ट ने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं उस आर्टिकल को प्रिजर्व करने के लिए या किसी थर्ड पर्सन का राइट महफूज करने के लिए या उस आर्टिकल के रिटर्न को यकीनी बनाने के लिए, उस पे जब तक दूसरी स्टेट जो है वो यकीन नहीं दिलाती कि हाँ वो उस पे अमल करेगी, तब तक जो है वो उसको फॉरवर्ड जो है वो नहीं किया जाएगा फॉरेन स्टेट को। उसके बाद है फॉरेन रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस फ्रॉम डिटेन्ड पर्सन। ठीक है। ऊपर सर्च वारंट या ऑर्डर गैदरिंग, एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर की रिक्वेस्ट थी, अब क्या है कि जो डिटेन्ड पर्सन है उससे असिस्टेंस लेनी है, तो उसके लिए फॉरेन रिक्वेस्ट आ गई है। वो क्या है, वेयर द फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव अ रिक्वेस्ट ऑफ फॉरेन स्टेट टू हैव अ डिटेन्ड person who is serving a term of imprisonment in Pakistan transferred to a foreign state for a fixed period to given evidence assist in investigation proceeding in the state relating to the foreign affairs are suspected on reasonable ground to have committed against the law of requesting say in respect of conduct which had occurred would have constituted an offence under this act. The director may apply to High Court for transfer order। देखें जी, ये सेक्शन 60 क्या कहता है कि सिचुएशन ये है कि एक बंदा इधर कन्विक्टेड है, जेल में है, ठीक है, और फॉरेन रिक्वेस्ट आ गई है कि भाई ये बंदा हमें दो, हमने भी इससे तफ्तीश करनी है और इसने हमारे मुल्क में ऑफेंस किया है, उसका भी ट्रायल चलाना है, तो ये बंदा हमें दो। तो उस सूरत में जो डीजी है वो क्या करेगा, पहले तो सेटिस्फाई करेगा खुद को कि वाकई उसने कोई ऐसा वहाँ पे जुर्म किया है जो कि पाकिस्तान में भी अगर हो तो वो जुर्म है, अगर यस तो वो एप्लीकेशन लेके तो एक दफ़ा फिर हाई कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि पहले मैं सेक्शन 59 के तहत सर्च वारंट के लिए या एविडेंस गैदरिंग के लिए आया था और अब मैं एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ फॉरेन स्टेट की कि बंदा हमें दे दो।
The High Court to which an application is made under subsection 1 may make a transfer order where it is satisfied, having considered among other things many document filed or in support of application that detained person consents to the transfer। ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन और दिगर मटेरियल को देख के ये डिसाइड करेगा कि क्या इसको जो है वो ट्रांसफर करना है या नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब a transfer order made under subsection 2 shall set out the name of detained person and his place of confinement। जो शख्स ट्रांसफर किया जा रहा है फॉरेन स्टेट को, वो ट्रांसफर ऑर्डर में उसका नाम होगा और जहां वो इस वक्त कैद है वो होगा। अच्छा जी, फिर उस ऑर्डर में shall order the person who has custody of the detained person to deliver him to the custody of a person who is designated in the order or who is a member of the class of person so designated। फिर उस ऑर्डर में ये भी लिखा होगा कि भाई जिस बंदे के पास, मसलन जेल में है वो बंदा, तो सुप्रिटेंडेंट जेल को लिखा जाएगा कि तुमने ये कस्टडी जो है वो उस बंदे को देनी है जिसका नाम उस ऑर्डर में लिखा है, यानी जिसने हैंड ओवर करनी है कस्टडी उस अथॉरिटी का भी नाम होगा और जिसने रिसीव करनी है उसका भी नाम होगा। फिर उस ऑर्डर में क्या होगा, shall order the person receiving him into custody to take him to foreign state and on return of detained person to Pakistan to return that person to place of confinement where he was when the order was made or such other government of the federal may notify to the foreign state। फिर उस ट्रांसफर ऑर्डर में ये भी लिखा होगा कि जो बंदा उसको रिसीव कर रहा है वो पाबंद होगा कि जब वो बंदा पाकिस्तान में वापस आए तो उसको वहीं पे छोड़े जहां पे वो कन्फाइन था। ठीक है, या जहां पे ऑर्डर बनाया गया था, ऑर्डर हुआ, या जहां पे ऐसी जगह जो कि उस ऑर्डर में लिख दी गई हो, या जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सबसीक्वेंटली नोटिफाई करे कि यहाँ पे अब उस बंदे की प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट है। फिर उस ट्रांसफर ऑर्डर में क्या होगा, shall state the reason for the transfer कि क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, shall fix the period of time at or before the expiration of which the detained person must be returned or unless varied on application for the government for the purpose of the request। उसमें ये भी फिक्स होगा कि कितने अरसे में फॉरेन स्टेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह मुकम्मल करनी है और वो बंदा पाकिस्तान वापस आना है। अलबत्ता उस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है फेडरल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पे। फिर पोस्ट ट्रांसफर ऑर्डर में may include such terms and conditions relating to protection interest of the detained person as a डिटेन पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोर्ट उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकती है। सबसेक्शन 4 है the time spent in custody by person pursuant to a transfer order shall so long as such person remain in such custody and is of good behavior be deemed to have been spent in service of sentence being served when the order was made। जब तक वो बंदा उस ट्रांसफर ऑर्डर के ताबे वो रहेगा अंडर कस्टडी, वो उसकी जो पीछे उसको सेंटेंस हुई है वो उसमें वो क्या किया जाएगा, वो पीरियड इंक्लूड किया जाएगा। होप के बच्चों आपको मेरी बात की समझ आ गई। लेक्चर लेंथी हो गया, लेंथी लेक्चर जो है वो आप लोग कम ही जो है वो देखते हैं, तो मैं फिर एक और वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और इस चैप्टर को मुकम्मल करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।